तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था का पार्ट सेकंड है। और पहले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जितना भी एमसीक्यू बन सकता है इनको हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ मांझी प्रगना शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें तो पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है ये आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। और उरांव जनजाति से संबंधित जितना भी एमसीक्यू जो बन सकता है वो हम लोग अलग से जो है आपका आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में उसको कवर किए हैं, तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल हम लोग अलग अलग जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है वो हम लोग जानेंगे और उस पार्टिकुलर जनजाति के बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कवर करते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो हम सभी को पता है ये जो है वो आपका उरांव जनजाति से संबंधित है। तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को ही हम लोग जो है वो आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जैसे मुंडा शासन व्यवस्था 3 स्तर पे देखने को मिला था हम लोगों को, ग्राम स्तर, अंतर ग्रामीण स्तर और आपका सामुदायिक स्तर। सेम उसी तरह जो आपका उरांव जनजाति का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है ये भी 3 स्तर पे देखने को मिलता है। एक है ग्राम स्तर, एक है अंतर ग्रामीण स्तर और एक है आपका सामुदायिक स्तर। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग देखें तो उरांव जनजाति में यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो आपका ग्राम प्रधान होता है, तो ग्राम प्रधान का जो हेड है वो क्या कहलाता है? तो ग्राम प्रधान का जो हेड है वो आपका महतो कहलाता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। तो महतो जो है वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है यह गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है, ये गांव का प्रधान होता है। और सेकेंड ऑप्शन है कि ये गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये गांव के स्तर के सभी मामलों का ये निपटारा करता है और इस काम में या इस कार्य में गांव के जो अनुभवी या जिनको बुजुर्ग लोग कहते हैं वो जो आपका ग्राम प्रधान यानी कि जो महत्व है इनकी जो है वो सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि महत्व के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है, तो यहाँ पे कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उरांव जनजाति में जो उरांव जनजाति का जो शासन व्यवस्था है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, वहाँ पे गांव के हेड को हम लोग महतो कहते हैं और जो महतो का जो सहयोगी होता है उसको हम लोग मांझी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मांझी जो है वो महतो का सहयोगी होता है और जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुँचाने का ये कार्य करता है। तो मांझी के बारे में याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मांझी जो है वो उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो अभी आपको बताया गया था ये मांझी कार्य करता है, क्योंकि मांझी जो है वो महतो का सहायक भी होता है और ये महतो के जो है वो पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी जो अंतर ग्रामीण पंचायत है इसको क्या कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई सारे गांव जैसे कि 5, 7, 11, 21, 22 इस तरह करके कई सारे गांव मिलकर आपस में बनती है एक पंचायत जिसको हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत भी कहते हैं और उन्हीं को हम लोग पढ़ा या फिर पढ़ा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। तो ये जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है इसमें 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या फिर 22 गांव होता है। ठीक ना, और उसका जो है वो अंतर ग्रामीण पंचायत को ही हम लोग पढ़ा या फिर पढ़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत जिसको हम लोग पढ़ा कहते हैं कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख कार्य है
वो दो या दो से अधिक गाँवों के बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो इसको वो सॉल्व करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ये जो है वो 3 स्तर में विभक्त होता है, निम्न स्तर, मध्य स्तर और जो है वो उच्च स्तर। इस तरह से करके ये 3 स्तरों में ये विभक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत के फैसले का निपटारा ना होने पर वो उच्च पंचायत के द्वारा निर्णय लिया जाता है, और पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मुंडा जनजाति में पुरुष के साथ महिला भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो बोलिएगा नहीं। तो किस जनजाति का शासन व्यवस्था में पुरुषों के साथ महिलाएं भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो याद रखिएगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो ये बढ़िया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन को बतलाना है। ऑप्शन ए, पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, बिल्कुल गलत बात है। पंचायत की भागीदारी या कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, ये भी गलत बात है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिला दोनों की जो है वो पार्टिसिपेशन रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक गांवों के बीच का विवादों का समाधान कौन करता है, तो वो करता है आपका पढ़ा। ठीक ना, इसको याद रखिएगा आप। तो ये कहाँ पे होता है, तो पढ़ा में ही ये जो है वो आपका सॉल्व होता है, ये सारा विवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो पढ़ा पंचायत जो होता है, तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख जो है वो आपका पढ़ा राजा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या बोला गया है कि पढ़ा पंचायत का जो हेड है वो पढ़ा राजा होता है, तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। और वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महत्व के द्वारा सॉल्व नहीं किया जाता है, उसको पढ़ा राजा के को हस्तांतरित, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगर वो सॉल्व नहीं कर पाए तो। जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, उसे किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो आपका पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है और गांव का प्रमुख महतो होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, तो हम सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह यहाँ पे जो है काम कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ा दीवान। ठीक है, तो बोला जाता है पढ़ा दीवान के बारे में ही कि यह सर्वोच्च पदाधिकारी होता है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, और यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है और इनके बीच ये समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है। पढ़ा राजा के द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो देख लीजिए, जो भी विवाद ग्राम स्तर पे सॉल्व नहीं हो पाया उसको हम लोग पढ़ा राजा को दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं पढ़ा पंचायत स्तर पे। अगर पढ़ा राजा से भी सॉल्व नहीं हुआ तो उसको हम लोग भेज देते हैं पढ़ा दीवान के पास, और पढ़ा दीवान जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरह यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह वो कार्य करता है, अंतिम डिसीजन यहीं पर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित कर देता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो आपका पाहन होता है, और वही गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन जो है वो पाहन के द्वारा ही किया जाता है, और यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। और पाहन को दी जाने वाली जो भूमि होती है उसको हम लोग पहनई भूमि कहते हैं। और शुरुआत में पाहन का जो प्रमुख कार्य होता है वो गांव के सभी प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों का संपादन करना था, तथा इससे संबंधित कुल को पाहन खूंट कहा जाता था। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है, तो ये आपका पाहन ही करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन जो है वो सत्य है पाहन के बारे में। पाहन का पद महिलाओं को भी दिया जा सकता है, तो नहीं, पाहन का पद जो है वो महिला को दिया नहीं जाता है, ये पुरुष ही रहता है, लेकिन वो शादीशुदा व्यक्ति ही रहता है। ऑप्शन नंबर ए गलत। पाहन का पद केवल कुंवारे व्यक्ति को दिया जाता है, गलत।
पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पाहन का पद कुंवारे या शादीशुदा व्यक्ति में से किसी को भी दिया जा सकता नहीं, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब बैगा के बारे में जानिएगा तो बैगा को हम लोग बैंगा बैंगा बोलिए या फिर बैगा बोलिए, तो बैगा को वैध भी कहा जाता है और यह पाहन का सहयोगी होता है। और यह सामान्यतः यानी कि बैंगा या फिर जो वैध है वो सामान्यतः ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा करता है और उसको शांत करने का वो कार्य करते रहता है। अब महतों के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान हुआ करता था। तो ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देख लीजिए। इसे वैदा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह पाहन का सहयोगी होता है, बिल्कुल सही बात है। यह सामान्य देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। तो सत्य कथन कौन नहीं है? तो तीनों सही है, गलत कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूर्व गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन था? तो ये तो आपका बैगा ही हो जाता है भैया। बैगा को वैधा भी कहा जा रहा है और महतों के कार्यभार से पहले बैगा जो है वही गांव का पुरोहित और आपका लौकिक प्रधान हुआ करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एक और पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दाढ़ा 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 पढ़ा, डाडा पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डाडा पढ़ा। तो डाडा पढ़ा के बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। डाडा पढ़ा के बारे में याद रखिएगा कि ये कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन होता है और इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्य के रूप में इसमें अधिकार और दर्जा जो है वो दिया जाता है और इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह उन सभी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कई सारे गांवों को मिलाकर बनाए जाने वाले संस्था को ही हम लोग डाडा पढ़ा के नाम से जानते हैं। इसमें पढ़ा का जो प्रत्येक गांव को पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा जो है वो दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह जो है वो दिए जाते हैं, यानी कि सभी कथन सत्य है। ठीक है, ये आपका डाडा पढ़ा के बारे में हो गया। पढ़ा पंच भी के बारे में याद रखिएगा कि पढ़ा पंच जो है वो आश्विन पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है। दूध भैया गांव एक होता है, तो बोला जाता है कि यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। यदि अगर कोई गांव जो है वो एक पढ़ा से निकलकर दूसरे पढ़ा पंचायत में शामिल होना चाहता है तो ऐसे में उसको हम लोग दूध भैया गांव कहते हैं। ठीक ना? और जब दूध भैया गांव नए पढ़ा में शामिल होता है तो उसको तो वह अंतः पढ़ा फिर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया दूध भैया गांव के बारे में। पाहन भी समझ में आ गया, बैगा भी समझ में आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अन्य तथ्य थोड़ा सा देख लीजिए कि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव। देखो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव को पढ़ा राजा गांव, फिर दूसरे गांव को दीवान का गांव और तीसरे गांव को पनेर का गांव, चौथे को कोटवार का गांव और शेष को प्रजा का गांव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? तो अभी आपको बताया गया था कि ये आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पढ़ा शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन को बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए, इसके अंतर्गत शामिल एक गांव के पढ़ा को राजा गांव कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे गांव के पढ़ा को दीवान गांव, तीसरे गांव के पढ़ा को पनेर गांव और तथा चौथे को हम लोग कोटवार गांव कहते हैं और शेष सभी को बाकी जो बच जा रहा है उसको हम लोग प्रजा गांव कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हो गया थोड़ा आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में जो है सारा कहानी, और यहीं तक है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो याद रखिएगा कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का हेड जो है वो आपका महतो हो जाएगा। ठीक है, महतो जो है वो आपका ग्राम प्रमुख भी होता है, महतो का सहयोगी होता है मांझी, और यहाँ पे धार्मिक प्रमुख होता है पाहन, और पाहन का सहयोगी होता है बैगा। इसके अलावा अंतर ग्रामीण स्तर पे मतलब कई सारे गाँवों को मिलाकर
डाडा पढ़ा बनता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखिएगा तो अंतर ग्रामीण स्तर पे एक होता है आपका पढ़ा पंचायत, जिसमें 5, 7, 11, 21, 22 गांव होते हैं, जिसका हेड पढ़ा राजा कहलाता है और वो पढ़ा पंचायत का जो है प्रमुख होता है। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पे देखिएगा तो आपका हेड जो है सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पढ़ा दीवान, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और इस तरह से देखिएगा तो आप पाइएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ज़्यादा कुछ था नहीं, एक छोटा सा ही था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका जो है वो कवर हो जाएगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से भी, ठीक है। तो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, वो भी छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और उसका नाम है क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था। तो थोड़ा सा अब हम लोग मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था क्या है क्या नहीं है सो। तो ये रहा आपका मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कि मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है। तो हम सभी को पता है संथाल जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था कहते हैं। उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहेंगे। मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहेंगे, जबकि हो जनजाति के शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। और इन सभी चारों के बारे में हम लोग डिटेल से इसका एमसीक्यू भी देख चुके हैं। संथाल जनजाति के बारे में डिटेल से, हो जनजाति, मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके देख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो आपका ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो आपका खड़िया जनजाति का है, तो आप उसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना ही होगा, खड़िया जनजाति के बारे में भी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संथालों के द्वारा निम्नलिखित में से किस जनजाति से मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था जो है वो ग्रहण किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो आपका मांझी प्रज्ञा या फिर मांझी प्रज्ञित शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि संथाल जनजाति जो है वो इस शासन व्यवस्था को सोरैया पहाड़ी जनजाति से वो ग्रहण की है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था जो है वो आपका अत्यंत ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरैया पहाड़िया से ये लोग एडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में तो गांव का एक पंचायत होता है और जिसका प्रधान जो है वो आपका मांझी कहलाता है। तो गांव का जो पंचायत होता है तो उस पंचायत का प्रधान मांझी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य नहीं है, प्रमुख कार्य नहीं है, वो देख लीजिए। सबसे पहला, ये गांव के ज़मीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मांझी जो है वो गांव का ग्राम पंचायत के माध्यम से ज़मीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े इत्यादि समस्याओं का वो समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कि ये गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का भी आयोजन कराता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये आयोजन जो है वो आपका नहीं करवाता है। अच्छा, ये गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। उत्सवों का केवल यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आयोजन की बात की जा रही है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। ए तो सही हो जाएगा, बी जो है वो गलत है। ये गांव के पर्व त्योहारों और उत्सवों का आयोजन नहीं कराता है। ऑप्शन नंबर सी, ये लगान वसूलता है, तो बिल्कुल सही बात है कि हम सभी को पता है कि मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था में अगर जो गांव का जो हेड होता है मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित कराने का अधिकार जो है वो दिया गया रहता है। और देखिए मांझी के बारे में बताया जाता है कि ये हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का ये निपटारा करता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा तो रियल में है ही। तो ऑप्शन नंबर बी केवल गलत था कि मांझी जो है वो केवल गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन ना करवाकर बाकी सारे काम करवाता है इसमें दिए गए काम में। क्वेश्चन नंबर 5, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में उसका सहयोग कौन देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि
आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि मांझी का जो भी कार्य होता है, तो मांझी के बारे में बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखिएगा। तो मांझी के कार्यों का सफल संचालन में उसको जो है सहयोग कौन प्रदान करता है, तो आपका जोग मांझी जो है वो इसको प्रदान करता है, जोग मांझी। ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा जोग मांझी के बारे में। जोग मांझी के बारे में बोला जाता है कि शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने के लिए ये एक सहायक की भांति होता है, जिसको हम लोग जोग मांझी कहते हैं। और ये जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का भी कार्य करता है, और साथ ही साथ ये विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता भी है। कौन? जोग मांझी। तो मांझी का सहायक होता है जोग मांझी। इसके अलावा जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, तो इसको याद रखिएगा। तो जब कभी भी अगर जोग मांझी प्रेजेंट नहीं रहा तो उसके अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का जो संचालन है वो आपका जोग प्राणिक करता है। कौन? तो जोग प्राणिक। ऑप्शन नंबर सी, जोग प्राणिक करता है। तो क्या बताया गया है? मांझी के कार्यों में उसका मदद करता है कौन? तो जोग मांझी करता है। जोग मांझी अगर एब्सेंट रहा तो वैसे में उसके कार्यों का निष्पादन जोग प्राणिक करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, और इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है भगदो प्रजा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसको क्या कहा जाता है? भगदो प्रजा कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उप मांझी के रूप में किसको जाना जाता है? तो प्राणिक को, जिसको हम लोग प्रमाणिक भी कहते हैं। तो प्राणिक बोलिए या फिर प्रमाणिक बोलिए। तो बोला जाता है कि यह उप प्रधान है और मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रमाणिक के द्वारा किया जाता है, और इस कारण से इसको उप मांझी भी कहा जाता है। तो मांझी अगर एब्सेंट रहा तो उसके कार्यों का जो है निष्पादन जो है वो आपका प्राणिक, जिसको हम लोग प्रमाणिक भी कह रहे हैं और इसी को उप मांझी कहते हैं, वो करेगा। इसके अलावा मांझी का हेल्पर होता है कौन? तो वो होता है आपका जोग मांझी। और जोग मांझी अगर नहीं, सॉरी, हाँ जोग मांझी है, और जोग मांझी अगर ये अब्सेंट रहा तो उसके जगह में आएगा जोग प्राणिक। ठीक है, क्लियर। तो मांझी का अनुपस्थिति में प्राणिक होगा, और मांझी का सहायता जोग मांझी करेगा, और जोग मांझी एब्सेंट रहेगा तो जोग प्राणिक उसका निष्पादन करेगा कार्यों का। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे उप मांझी के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका प्रमाणिक। ठीक ना, प्रमाणिक जो है वो आपका उप मांझी के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो है वो जब कभी भी मांझी नहीं रहेगा तो ऐसे में उसके कार्यों का निष्पादन जो है वो प्रमाणिक ही करता है, और प्रमाणिक को ही उप मांझी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो मांझी का सचिव के रूप में जो है वो कौन कार्य करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है सही आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका सही उत्तर है, यानी कि गुड़ैत। गुड़ैत को कहीं कहीं गोड़ाइत भी कहा जा रहा है। तो गोड़ाइत जो है वो आपका मांझी का सचिव के रूप में ये कार्य करता है, और ग्रामीणों को किसी उत्सव या फिर कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत के द्वारा ही किया जाता है, और यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता भी है, और यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। तो मांझी के सचिव के रूप में कार्य कौन करता है? तो वह है आपका गुड़ाइत। तो गुड़ाइत जो है वो मांझी का सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन उत्सव या फिर कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाता है? तो ये है आपका गुड़ाइत। तो गुड़ाइत ही ये काम किया करता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? तो आपका गुड़ाइत ही करता है। तो गुड़ाइत जो है वो मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, मांझी का सूचना गांव तक और गांव का सूचना मांझी तक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो गांव का जो है वो प्रहरी के रूप में कौन काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो है लासेर टंगाई। तो लासेर टंगाई जो है वो आपका गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। भगदो प्रजा तो आपका वृद्ध लोगों का जो है वो आपका जो है वो संस्था होता है। ठीक ना। चौकीदार की अगर बात कीजिएगा तो ये जो है वो आपका पुलिस की
भांति जो है वो आपका कार्य करता है। तो ये पुलिस की भांति जो है वो आपका कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता हो गया है। मोड़े मांझी की अगर हम लोग बात करें तो मोड़े मांझी को ही देश मांझी कहा जाता है और ये परगनेत का ही जो है वो सहायक होता है। ठीक ना। परगनेत क्या है, तो 15 से 20 गांव आपस में जब मिलकर परगना बनाते हैं तो उसका जो हेड होता है वो परगनेत कहलाता है। और ये परगनेत जो है वो अलग अलग गांवों के बीच का डिस्प्यूट को ये सॉल्व करता है और परगनेत का सहायक मोड़े मांझी होता है। तो मांझी, इसके अलावा समझ लीजिए मोड़े मांझी, उसके अलावा समझ लीजिए आप सबसे ऊपर में कौन है, तो सबसे ऊपर में जो है वो आपका एक तरह से मांझी है, मोड़े मांझी है, बस ऐसे ही समझिए। एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो ग्राम स्तर पे देखिएगा तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत का हेड मांझी हो जाएगा। ठीक ना। और अंतर ग्रामीण स्तर पे देखिएगा तो आपका देश मांझी हो जाएगा और सामुदायिक स्तर पे देखिएगा तो परगनेत हो जाएगा। बस ऐसे ही याद करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है, तो वो है आपका चौकीदार। चौकीदार जो है वो पुलिस की भांति भांति जो है वो कार्य करता है। लाशें टंगाई की बात करें तो वो जो है लाशें टंगाई वो गांव का प्रहरी के रूप में कार्य करता है, जो बाहरी आक्रमण से गांव को सुरक्षा प्रदान करता है। गुड़ैत की बात करें तो ये आपका एक तरह से मांझी का सचिव भी होता है और ये मांझी का एक तरह से मैसेंजर भी होता है, या फिर मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में एक मैसेंजर की काम करता है। जोग प्राणी की बात करें तो मांझी का सहायक होता है जोग मांझी, और जोग मांझी अब्सेंट रहा तो जोग प्राणिक उसके जगह में काम करेगा, और मांझी अगर अब्सेंट रहा तो उसके जगह में जो है वो आपका प्राणिक या फिर उसी को उप मांझी या फिर उसी को हम लोग प्रमाणिक कहते हैं, वो काम करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है। तो मांझी के आदेश पे अगर किसी भी व्यक्ति को जो है वो आपका गिरफ्तार करना है तो वो आपका चौकीदार ही करेगा। कौन करेगा, चौकीदार ही। लाशें टंगाए तो बताया गया है कि ये जो है वो गांव का प्रहरी होता है और ये बाहरी आक्रमण से गांव को सुरक्षा प्रदान करता है। गुड़ैत की बात करें तो ये आपका मांझी का सचिव होता है और साथ ही साथ ये मैसेंजर का भी काम करता है। जोग प्राणी की बात करें तो ये आपका जोग मांझी का जब अनुपस्थित रहेगा तब ऐसे में जोग प्राणी जो है वो जोग मांझी के रूप में कार्य करेगा, और मांझी का सहायक जोग मांझी होता है, मैं सॉरी हाँ जोग मांझी होता है, और जोग मांझी का अनुपस्थिति में जोग प्राणी काम करेगा, और मांझी की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा, तो वो आपका उप मांझी जिसको हम लोग प्राणिक या फिर प्रमाणिक कहते हैं वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने जो समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परगना। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑप्शन नंबर बी यानी कि परगना कहते हैं। ठीक है। और परगना का जो हेड है वो आपका परगनेत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाएगा, तो आपका परगनेत कहलाता है। तो याद रखिए ऐसे, मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है वो आपका ग्राम स्तर, अंतर ग्रामीण स्तर और आपका सामुदायिक स्तर पे होता है। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगा जिसका हेड मांझी होता है। ग्राम पंचायत स्तर पे देखिएगा तो मांझी होता है जो कि गांव का प्रमुख होता है। इसके अलावा प्रमाणिक होता है जो कि मांझी की अनुपस्थिति में काम करेगा, यही आपका उपमांझी भी होता है। इसके अलावा गुड़ैत होता है जो कि मांझी का सचिव होता है। इसके अलावा जोग मांझी होता है जो कि मांझी का ही सहायक होता है। इसके अलावा जोग प्राणिक होता है जो कि जोग मांझी का सहायक होता है। इसके अलावा नायके होता है जो कि धार्मिक प्रधान होता है। इसके अलावा कुराम नायके होता है जो कि नायके का ही सहायक होता है। इसके अलावा भगदो प्रजा होता है जो कि वरिष्ठ व्यक्तियों का समूह होता है। इसके अलावा लाशें टंगाई होता है जो कि सुरक्षा प्रहरी का काम करता है और गांव को बाहरी आक्रमणों से बचाता है। इसके अलावा चौकीदार होता है जो कि पुलिस की भांति जो है वो आपका काम करता है। इसके अलावा सुसारिया होता है जो कि सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारी उसको होता है। इसके अलावा लोबीर सेंद्रा होता है जो कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सेंद्रा बेसी होता है जो कि इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा आपका अंतर ग्रामीण स्तर जो कि 5 से 8 गांवों को मिलाकर बनता है, और अंतर ग्रामीण स्तर पे जो हेड है वो आपका देश मांझी या फिर उसी को ही हम लोग कहीं कहीं मोड़े मांझी कहते हैं, वो हो जाएगा। इसके अलावा सामुदायिक स्तर होता है जो कि आपका 15 से 20 गाँव को मिलकर बनता है, और इसको हम लोग परगना कहते हैं, और इसका हेड जो है वो आपका परगनेत कहलाता है।
ठीक है, यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परगनेत का जो सहायक है वो आपका मोड़े मांझी होता है। कौन? मोड़े मांझी। और मोड़े मांझी को ही कहीं कहीं जो है वो आपका देश मांझी भी कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि यह परगनेत का सहायक होता है जो कि 5 से 8 गाँवों का प्रधान होता है। और इस प्रकार एक परगनेत के एक से अधिक सहायक हो सकते हैं। जो मामला मांझी के द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनेत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। और इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप दिखाई पड़ती है, यह प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गाँवों का प्रधान होता है। तो देश मांझी जो है वो आपका 5 से 8 गाँवों का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनेत के द्वारा नहीं किया जा सकता है उसको किसे ट्रांसफ़र या हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो उसको जो है आपका मतलब कि देश मांझी को भेज दिया जाता है। परगनेत के द्वारा अगर सॉल्व नहीं हो पाया, अच्छा सॉरी, अगर परगनेत के द्वारा अगर सॉल्व नहीं हो पाया तो उसको दिसुम परगना के पास भेज दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 19 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में याद रखिएगा कि जो भी मामला अगर मांझी नहीं सुलझा पाएगा तो उसको देश मांझी के पास भेज दिया जाएगा। और देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामले को परगनेत को भेज दिया जाएगा। और परगनेत में अनसुलझे मामले को दिसुम परगना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली जो सजा है वो क्या है। तो वो है आपका बिटलाहा है। तो बिटलाहा जो है वो मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे कठोर सजा है जो कि यौन अपराधों के लिए दिया जाता है। अब बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का पुण्य बहिष्कार करते हुए उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। और दोषी के द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की जो सजा है वो उसको समाप्त करने का भी प्रावधान दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है। तो मृत्युदंड नहीं, आर्थिक दंड तो नहीं, गांव को सामाजिक भोज कराने की सज़ा सुनाई जाती नहीं। इसको ऑप्शन नंबर डी गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो बिटलाहा है, बिटलाहा का जो सज़ा है इसको समाप्त कैसे किया जाता है। तो दोषी के द्वारा क्षमा याचना करने पर या फिर दोषी के द्वारा आर्थिक दंड पर भुगतान देने पर नहीं, दोषी के द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज कराने पर। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा क्या है। तो सबसे हल्की जो सज़ा है वह है आपका करेला दंड। और करेला दंड के बारे में याद रखिए कि यहाँ पे 5 से लेकर 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के अंतर्गत कितने रुपये का जुर्माना लगता है। तो 5 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो क्या कहलाएगा। तो वो आपका नायके कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी व्यक्ति को अपराधी या किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो नायके के द्वारा सुनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप नायके की भांति जो है वो कार्य करता है, यानी कि उप नायके के रूप में जो है वो आपका कार्य करता है। तो जो है वो आपका कुड़ाम नायके है। तो गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाएगा जो कि धार्मिक अपराधों का फैसला इसी के द्वारा किया जाता है। और कुड़ाम नायके जो है वो उप नायके की भांति कार्य करता है। और ये गांव से बाहर जो भी देवी देवता है इनको वो वहाँ पे पूजा पाठ करने का जो है इनका काम रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है। तो वो जो है वो आपका कुड़ाम नायके के द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? तो अगर हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायिक संस्था जो है वो आपका लोबीर सेंद्रा होता है। सर्वोच्च न्यायिक जो है वो संस्था, तो लोबीर सेंद्रा सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। जबकि सेंद्रा बैंसी की बात करें तो सेंद्रा बैंसी जो है वो आपका एक शिकार परिषद होता है, यानी कि हंटिंग काउंसिल होता है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग, तो करेला सेंद्रा नहीं होता बल्कि करेला दंड होता है, जो कि सबसे हल्का दंड माना जाता है। मांझी सेंद्रा अगर देखें तो मांझी सेंद्रा के जैसा कोई पद नहीं होता, तो ये गलत है। तो सेंद्रा बेसी ये शिकार परिषद होता है और लोबिर सेंद्रा ये सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। ठीक ना, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार परिषद को जो है वो आपका सेंद्रा बेसी के नाम से जाना जाता है, सेंद्रा बेसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो किसको भूमि जो है वो प्रदान नहीं की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए हल्का सा। तो केवल भगदो प्रजा को जो है वो आपका भूमि नहीं मिलता है, और भगदो प्रजा को छोड़कर शेष जितने भी पदाधिकारी हैं इन सभी को इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो आपका भूमि प्रदान किया जाता है, केवल भगदो प्रजा को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो याद रखिएगा कि मतलब कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में एक पर्व होता है माघसिम, उसी के अवसर पे ही अधिकारियों का जो है वो चुनाव किया जाता है, माघसिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1856 ईस्वी में ही एक रूल आया था जिसको हम बोलते हैं यूल रूल्स। तो यूल रूल्स जो कि 1856 में आया था, उसी नियम के आधार पर ही मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता जो है वो आपका प्राप्त है, कानूनी मान्यता इसको प्राप्त है। CNT एक्ट आपका 1908 में आया था और SPT एक्ट 1949 में आया था। विल्किंसन रूल जो है वो आपका कब आया था? 1934 में आया था। और स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। इस तरह करके आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और भी बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी को पता होना चाहिए, जो आपका संथाल जनजाति है तो उस संथाल जनजाति में माह को यानी कि महीना को जो है वो आपका बोंगा कहा जाता है, महीना को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो किस माह से जो है वो आपका वर्ष की शुरुआत होती है? तो वो आपका भाग बोंगा इस माह से ही वर्ष की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है? तो ये जो है वो सलाह देने का कार्य जो है वो आपका जोग मांझी के द्वारा दिया जाता है, जोग मांझी के द्वारा जो है वो ये दिया जाता है। और जोग मांझी कौन है आपको पता है ना? ये जोग मांझी जो है वो आपका मांझी का ही सहायक होता है। और हम सभी को पता है कि जोग मांझी जो है वो आपका जन्म और विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है, और साथ ही साथ ये विवाह संबंधी मामलों को भी ये सुलझाता है। और जोग मांझी अगर एब्सेंट रहा तो उसके जगह में काम कौन करेगा? जोग प्राणिक। और अगर मांझी एब्सेंट रहा तो उसके जगह में काम कौन करेगा? प्रमाणिक। यहाँ पे जोग प्राणिक हो जाएगा, वहाँ पे केवल प्राणिक या फिर केवल प्रमाणिक बोलिए, उसी को हम लोग उपमांझी भी कह देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो मांझी परगना शासन व्यवस्था भी यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो आपका संथाल जनजाति का है। संथाल जनजाति के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े, केवल हम लोग उसका जो है शासन व्यवस्था को हम लोग यहाँ पे जो है वो आपका कवर कर लिए थे। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा, तो कल हम लोग दो गो शासन व्यवस्था कवर किए, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था। आज हम लोग दो गो शासन व्यवस्था पढ़ा, पंचायत शासन व्यवस्था और आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग जो है वो आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो है वो आपका ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था को कल ही हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 6 गो शासन व्यवस्था का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 6 गो क्वेश्चन जो है वो 6 गो शासन व्यवस्था से कंप्लीट आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था की ओर, और जो आपका अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था है वो आपका ज़्यादा नहीं है, वो भी आपका जो भी बचेंगे इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, तो वो भी तुरंत आपका तैयार हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है।
तो बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए, आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप इस वीडियो को बार बार अगेन एंड अगेन देखते चलिएगा ना, तो चीज़ें आपके लिए भी जो है वो आसान होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसका थर्ड पार्ट में, फिर इसका एक और चौथा पार्ट आएगा। तो मतलब ये 4 पार्ट में आपका जो है जनजातीय शासन व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो है वो 8 जो है क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 8 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स। ठीक है, तो ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।